हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर इसका पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम 2023 यानी कि 10th क्लास का एग्ज़ाम 2023 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग गेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो काफ़ी इसका जो है सो महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो है से पूछा गया क्वेश्चन है, तो वहाँ से हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम से संबंधित जो है सो टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए, और सिर्फ आप लोग का एक ही काम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों को जोड़िए, और इस वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि लाइक में और सब्सक्राइब में आप लोग का कुछ जाता नहीं है। तो एग्ज़ाम से संबंधित 2023 एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है ऑल सब्जेक्ट का हम प्रोवाइड करा देंगे, और इसका नोट्स आप फ्री में चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाइए, अध्ययन सागर बाय डी के लिखिए वहाँ से। तो इसी नाम से अध्ययन सागर बाय डी के से फेसबुक पेज चलता है, इंस्टाग्राम चलता है और टेलीग्राम। तो आप कहीं भी सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ सकते हैं, और एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी जो डिस्कशन हो या कोई भी कन्फ्यूजिंग हो, तो आप वहाँ से आप बिना हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का कंटेंट, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका पार्ट हम 2 कर चुके हैं पिछला वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट चेक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो आप लोग पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ कुल अटेम्प्ट करने के बाद। तो निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? ऑप्शन ए में है एपिडर्मिस, ऑप्शन बी में है फ्लोएम, ऑप्शन सी में है जाइलम, या ऑप्शन डी है बी एवं सी यानी कि फ्लोएम जाइलम। तो इसका 57 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, फ्लोएम और जाइलम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो फ्लोएम है सो पेड़ पौधा यानी कि प्लांट में पाया जाता है, यानी कि पादप का ये भाग है पेड़ पौधा में। फ्लोएम का काम होता है पृथ्वी से खनिज लवण को पौधे के अन्य तनों यानी कि ताना यानी कि अन्य भागों तक पहुंचाना, और जल का काम होता है जल से जाइलम और जल से जल, यह जल को पृथ्वी से खींचकर अपने हर एक भाग पर यानी कि अंगों तक पहुंचाना जल का काम होता है, और खनिज लवण को ढोने और ले जाने का काम फ्लोएम द्वारा किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवहन है? संवहन मतलब ढोने और ले जाने का काम करता है, उसी को संवहन कहते हैं। वहन मतलब समझ रहे हैं ना, गाड़ी को कहते हैं वहन। तो इसमें संवहन है, तो संवहन का काम क्या करता है? जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम करता है खनिज लवण को ले जाने का, और जाइलम ले जाता है जल को। चलिए नेक्स्ट है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए, और मेरी हर बातों को ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि मेरा जो हर बात है वो एक एक अपने आप में एक किसी न किसी आंसर क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो पहला नंबर, तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार नहीं 2 बार सही 3 बार सही समझा कीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़ देते हैं। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी, उत्सर्जी मतलब क्या होता है आप समझिए। ऐसे आप लोग पेड़ देखे होंगे, किसी भी तरह का पेड़ हो, लस्सा देखे होंगे, लस्सा समझते हैं ना, लस्सा देहाती भाषा में लस्सा जिसको बोलते हैं, जो चिपचिपा टाइप का रहता है। तो पेड़ पौधा का वो उत्सर्जी पदार्थ होता है लस्सा। हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो जो हम लोग शौच करते हैं या मान लीजिए पेशाब करते हैं, तो जो हम मूत्र निकालते हैं यूरिन, वो हमारा उत्सर्जी पदार्थ हो गया। मल मूत्र हो गया, ये हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ हो गया। पेड़ पौधे का जो लस्सा हो गया वो उत्सर्जी पदार्थ हो गया। तो प्रोटोजोआ का उत्सर्जी पदार्थ निष्कासन कैसे होता है? भाई दुनिया में सभी जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, सभी को पास तो उत्सर्जी पदार्थ है। तो वो किस विधि द्वारा जो है सो बाहर निकलता है? प्रासरण विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा, अवशोषण विधि द्वारा, या निष्कासन विधि द्वारा? तो 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसरण विधि द्वारा। ऐसे समझिए, कोई भी चीज़ को हम मान कर चलिए, हम अपने लोग के बीच का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? मल मूत्र त्याग करते हैं, यानी कि शौच करते हैं, तो उसको बिसर देते हैं ना, कि बार बार उसको ख्याल रखते हैं। ऐसे समझिए, बिसर देते हैं। तो बहुत से विसरण विधि द्वारा किसको? तो प्रोटोजोआ जो है तो क्या करता है? तो विसरण विधि द्वारा जो है अपना उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर में रखने लायक नहीं है पदार्थ, उसको निकाल देता है, तो उसको बिसर ही नहीं देगा। तो विसरण विधि द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से? अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल या यकृत? तो इसका राइट आंसर तो आप लोग टिक कर चुके होंगे।
आप लोग एक बार दो बार क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि एक बार दो बार क्वेश्चन को समझने से आपका आंसर निश्चित है, मेरा सही मानिए तो आंसर आपका सही सटीक लगेगा। धड़फड़ाइएगा नहीं, ध्यान को एकत्रित करके क्वेश्चन, एग्जाम हॉल हो या कहीं भी ध्यान एकत्रित करके क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ाई कीजिए, क्योंकि उसी में क्वेश्चन समझिएगा तभी आंसर दे पाइएगा। ठीक है, जल्दी के चक्कर में आप लोग सही 50 मान लीजिए अटेम्प्ट कर चुके, लेकिन सही के धड़फड़ाने के चक्कर में आप लोग का 20 30 25 से सही होगा। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत होता है। इसका जो वजन होता है 1.5 kg होता है, यानी कि 1.5 किलो के लगभग होता है। ठीक है, तो कुछ बैकग्राउंड में जो है सो कुछ आवाज़ आ रहा होगा, तो कुछ मेढक है, हमारा इधर कुछ बारिश ज़्यादा हो गया है, तो मेढक का कुछ आवाज़ आ रहा होगा, तो आप लोग कुछ कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसको तो रोक नहीं सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो हम लोग का ब्रेन का कितने भाग होता है? 3 भाग होता है। तो सेरिबेलम, क्रेनियम तो बता देते हैं, क्रेनियम तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क यानी कि भेजा है जिसको ब्रेन कहते हैं, वो क्रेनियम नामक हड्डी से ढका रहता है। तो ये जो हड्डी है हमारा मस्तिष्क का, ये क्या है? ये यही है क्रेनियम नामक हड्डी। इसको टूट जाने के बाद या फूट जाने के बाद जो है सो आदमी जिंदा नहीं बचता है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदमी को यानी कि मनुष्य को ऐसा कौन सा अंग है जो जन्म लेने के बाद उसमें टूट फूट की मरम्मत नहीं होता है या उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो न्यूरॉन है। और न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? तो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। नहीं तो शरीर के बाकी सारे अंगों में टूट फूट की मरम्मत किया जा सकता है। इसीलिए हमारा जो है सो प्रशासन सलाह देता है कि हेमलेट लगा के चलिए, क्योंकि अन्य सारे अंग पर चोट लग जाए तो वो ठीक यानी मरम्मत हो सकता है, लेकिन अगर भेजा पर चोट लग जाए तो ये हमारा ठीक नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग के ही सहायता के लिए, हेल्प के लिए जो है सो सुझाव देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। तो अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए ये सब चलता ही रहता है। दूसरों को सुधारने से अच्छा है कि अपने सुधर जाइए। खैर, दूसरा कहूँ देख कर सुधर जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 ए इज द करेक्ट आंसर। सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है सो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ऐसे समझिए, कुछ ट्रिक समझिए या कुछ हेल्प समझिए। तो 100 से हो गया शरीर और 100 से हो गया सेरिबेलम। ठीक है, तो शरीर को संतुलन कौन बनाए रखेगा? तो सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है सो शरीर को संतुलन बनाए रखता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, 100 से शरीर और 100 से सेरिबेलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? किशोरावस्था उसी को कहते हैं, यानी कि बचपन से लेकर 18-19 साल तक जो है, 15-18 साल तक उसमें परिवर्तन आता है। देखिएगा, जो अगर बॉय का यानी कि लड़का का देखिएगा तो उसका दाढ़ी मूंछ आने लगता है, दाढ़ी मूंछ आने लगता है, और दाढ़ी मूंछ आने लगता है, आवाज़ भारी हो जाता है। उसी तरह अगर लड़की का देखें तो उसका आस्तन में उभार आने लगता है, यानी कि छाती में उभार आने लगता है, आवाज़ उसका पतला हो जाता है। तो ये किस हार्मोन के कारण? टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन के हार्मोन के कारण, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों के कारण? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के कारण और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण जो है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो दो हार्मोन जो है सो इसके कारण जो है सो किशोरावस्था यानी कि बचपन से लेकर 18-15 साल तक के जो है सो इसमें परिवर्तन आता है। जैसे कि लड़का में दाढ़ी मूछ निकलना, आवाज़ मोटा हो जाना, लड़की का आवाज़ पतला हो जाना, उसके छाती में उभार आ जाना यानी कि चेस्ट में। तो ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इंग्लिश में इसी को चेम्बर बोलते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में कोई दिक्कतें नहीं है, इंग्लिश समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी में जो है ना सो बार बार, और क्वेश्चन हम लोग का बिहार बोर्ड में कैसा रहता है? हिंदी में रहता है। तो क्या करता है कि कुछ ज़्यादा लोग, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हिंदी आसान है। नहीं भाई, समझिए, हिंदी कठिन शब्द है। हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, इसीलिए आसान लगता है। लेकिन इसी में देखिए कहीं कहीं कोष्ठ दे दिए हैं। आप कोष्ठ मतलब नहीं समझते होंगे, इसी को चेम्बर बोलेंगे। तो मानव का हृदय में कितने चेम्बर होंगे? तो कितना चेम्बर होता है? इसका जो होगा 4 चेम्बर होगा। 4 चेम्बर आप किसको बोलते हैं? मान कर चलिए हम लोग हार्ट ऐसी ना बनाते हैं, लेकिन हार्ट तो मेरा ऐसा नहीं होता है। देखिए इस तरह का होता है। एक होता है दायां अलिंद, दायां निलय,
दयालीन दयानिलय, बयालीन बयानिलय, ऐसे होता है ना। तो इसी को चेम्बर बोलते हैं, 1 2 3 4, इसी को चेम्बर बोलते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं। हमारा जो हार्ट होता है 4 भागों में बांटा होता है। एक दायां होता है यानी कि राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद, और राइट बोली के राइट अलिंद और राइट निलय, और राइट अलिंद और राइट लेफ्ट अलिंद हो गया। ये 4 प्रकार का होता है। हमारा जो हार्ट 4 चैम्बर में बांटा होता है, इसी को चैम्बर को हिंदी में कोष्ठ कहते हैं। तो यही कंफ्यूजिंग पैदा कर देता है हिंदी, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद है रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, उत्तक है, कोशिका है या पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है, तो रक्त जो है सो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तक है। रक्त क्या है, तो उत्तक है। और कभी कभी दे देता है कि रक्त क्या है, तो एक संयोजी उत्तक है। क्या है, तो यहाँ पर संयोजी नहीं दिया है, उत्तक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अच्छा से याद करेंगे, संयोजी उत्तक है, इसी को संयोजी उत्तक दे देता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीन शब्द सबसे प्रथम बार किसने दिया था, या जीन शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम बार किसने किया था, मेंडल, डार्विन, जोहानसन या लेमार्क ने। इन 4 वैज्ञानिक में से किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर 64 यानी कि क्वेश्चन 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन जो वैज्ञानिक थे वो जीन शब्द के प्रस्तुत किए थे। चलिए नेक्स्ट है 65, क्वेश्चन नंबर 65 कि तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है, पारदर्शक। तैलीय कागज क्वेश्चन नहीं समझे होंगे, चलिए हम समझा देते हैं। क्वेश्चन हमारा प्रयास रहता है कि क्वेश्चन को इजी से इजी में समझाया जाए, क्योंकि आप लोग का वहाँ दिक्कत नहीं हो जाए, एक दूसरे से को रिलेट करके समझा जाए। तैलीय कागज क्या होता है, लेकिन हम लोग उसको जानते हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन के भाषा से हम लोग तैलीय कागज मान कर चलिए ये हमारा पेज है, क्या ये हमारा बुक का पेज है, ये हमारा बुक का पेज है। मान कर चलिए यहाँ पर जो है सो इसमें तेल गिर गया, ठीक है, तेल गिर गया, तो इसी को कहते हैं तैलीय कागज, ठीक है। यहाँ पर तेल गिर गया, तो तेल गिरने के बाद देखिएगा कि जहाँ तक जो तेल गिरा हुआ होगा वो अगर झांकिएगा आँख के नज़दीक लाकर, तो एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देता है। तो उसी को कहता है कि तैलीय कागज क्या होता है, पारदर्शक। पारदर्शक किसे कहते हैं, जो हम आर पार किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अपारदर्शक। अपारदर्शक क्या है, जो हम अपारदर्शी यानी कि आर पर हम किसी को नहीं दे सकते। मान के चले मोबाइल में झांकिए, पीछे का दृश्य हमको दिखाई देता है, चाहे पीछे का कोई भी चीज़ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। पारदर्शक जैसे कि हम पीछे शीशा में भी नहीं देख सकते, पन्नी लीजिए, पीछे का चीज़ हम देख सकते हैं। पारभाषक, पारभाषक उसको कहते हैं जो एकदम धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। तो तैलीय कागज में क्या होता है, तो आप लोग इस प्रैक्टिकल कीजिएगा, किसी कागज़ को ले लीजिएगा और उस पर थोड़ा सा तेल गिरा दीजिएगा, मिट्टी तेल हो या कोई भी तेल गिरा दीजिएगा, उसके सूखने दीजिएगा थोड़ा देर, और झाँक के देखिएगा उधर से कुछ लाइट मतलब दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा। तो इसको कुछ 65 का राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। पारभाषक धुंधला धुंधला दिखाई देता है, पूरा क्लियर नहीं ना दिखाई देता है। अगर पूरा क्लियर दिखाई देगा तो ये पारदर्शक होगा, और साफ ही नहीं दिखाई देगा तो वो अपारदर्शक होगा। और जहीं धुंधला धुंधला दिखाई देता है तो वो क्या होगा, पारदर्शक होगा। तो आप हमारी भाषा के अनुसार आप क्वेश्चन को रिलेट करके याद रखिए। आपका हमारा प्रयास है कि आपका सही एकदम 50 क्वेश्चन, यानी कि जितना आप अटेम्प्ट कीजिएगा उतना आप लोग का सही हो जाए। मेरा यह प्रयास रहता है कि एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटे। नेक्स्ट है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। तो लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, इकाई की पूछी याद है। इसका इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, इसका इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। तो इसका एसआई इकाई या एसआई यूनिट क्या है या एसआई मात्रक क्या है, यही क्वेश्चन का कहना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मीटर, बी में है सेंटीमीटर, सी में है मिलीमीटर, और डी में है मात्रक विहीन। मात्रक विहीन यानी कि मात्रक नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मात्रक विहीन है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई जो होता है वो मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, एक समान होता है। माध्यम मतलब आप लोग समझिए, अगर हम लोहा को लोहा से पीटते हैं तो उसका आवाज़ कहीं कुछ और होता है, ठीक है। अगर मान कर चलिए जहाँ शोरगुल होता है, आप कितना भी हल्ला कीजिए वहाँ पे आपका हल्ला काम नहीं करता है। वहीं अगर आप रात के समय आप थोड़ा भी धीमे से बोलिएगा तो आवाज़ दूर तक जाता है। तो वही बोलता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग माध्यम में जो है आवाज़ क्या होता है, सामान्य यानी कि एक ही जैसा रहता है। आप रात को बोलिए या किसी हल्ला में बोलिए, आप मान के चलिए कहीं बाजा बज रहा है, कहीं
किसी को बुला रहे हैं, ठीक है, किसी को बुला रहे हैं, तो वहाँ देखिए आपका आवाज़ काम करेगा, नहीं काम करेगा। लेकिन यहीं पर देखिए जहाँ शांत माहौल है वहाँ पर ये किसी को बुला करके देखिए तुरंत सुन जाएगा। तो इसी कहता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग सामान में क्या होता है, क्या अलग अलग विभिन्न माध्यम में क्या समान होता है, समान मतलब बराबर होता है, एक ही सब एक ही जगह होता है, काम करता है, आवाज़ नहीं करता है, भिन्न भिन्न होती है, या ए और बी सी दोनों ऐसा ही है। देखिए कन्फ्यूजिंग यहाँ तैयार करेगा आप लोग को, ए और बी कहेंगे कि समान होती है, तो आप लोग को तो ये कहीं भी पहला नंबर तो कहेंगे ना एक समान तो नहीं होता, हम पढ़े हैं अध्ययन सागर भाई डी के चैनल पर। फिर आप लोग आगे बढ़िएगा तो भिन्न भिन्न माध्यम होती है, तो ये आप लोग को सही लगेगा। फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी पर आइएगा तो फिर यहाँ पर डाउट क्लियर होगा, नहीं तो यहाँ, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा 67 का। 67 का जो है सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होगा। आप ऐसे याद रखिएगा, बाजा बजाते हैं किसी को आवाज़ देते हैं तो नहीं सुनता है, तो वहाँ भीड़ में जाकर कहते रहे भैया नहीं सुनाई देता है तुमको, तो वो कहता है कि नहीं अब बाजा बज रहा है तो नहीं सुनाई देता है। और उसी तरह अगर शांत माहौल में किसी को धीमे से भी बुलाइए तो वो सुन लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है वायु में, वायु मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसी को एयर कहते हैं, हिंदी में इसको और बोले तो हवा कहते हैं, और हिंदी में जाए डीपली में तो इसको समीर कहते हैं, और डीपली में जाए इसको अंदर तो पवन कहते हैं। तो पवन बोले चाहे वायु बोले या एयर बोले या समीर बोले, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, निर्वात मतलब कहाँ होता है, शांत माहौल, निर्वात मतलब क्या, शांत माहौल। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, यानी कि दोनों को कंपेयर बोलता है। अगर कहीं मान लीजिए जोर जोर से हवा बह रहा है और एक जगह निर्वात है, यानी कि वहाँ पर एकदम शांत माहौल है, तो दोनों में कंपेयर करना है कि क्या वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती क्या है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा। तो कहता है कि हवा में अगर किसी को बुलाते हैं तो निर्वात यानी कि शांत जगह की अपेक्षा क्या होगा। अगर मान लीजिए हवा खूब तेजी से आंधी तूफान बह रहा है उसमें हम बुलाते हैं और शांत जगह पर बुलाते हैं, तो किसका जो है सो अपेक्षा अधिक होगा, वायु में कम सुनाई देगा या ज़्यादा सुनाई देगा, वायु में क्या सुनाई देगा, ज़्यादा सुनाई देगा, कम सुनाई देगा, ज़्यादा सुनाई देगा, या समान, समान मतलब दोनों में बराबर सुनाई देगा, या निर्वात से ज़्यादा सुनाई देगा वायु में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 68 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कम सुनाई देगा, वास्तविकता है। अगर निर्वात मतलब शांत जगह में आपको किसी को बुलाइए तो ज़्यादा सुनाई देगा, और वायु में अभी डीजे का या बाजा का हम उदाहरण लिए ना, तो वहाँ पर बाजा बज रहा है किसी को बोले कम सुनाई देगा, ज़्यादा नज़दीक से ज़्यादा वॉल्यूम तेज रहेगा, एकदम डीजे एकदम झनक झार में, तो उसको कम सुनाई देगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है 68 का। नेक्स्ट है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होता है वो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होता है वो 2 होता है। चलिए जोन क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा डिस्कशन हम करते हैं, आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक, और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये कंटेंट प्रोवाइड कराने में, गेस क्वेश्चन छाटना पड़ता है कौन सा एग्जाम में आने वाला है कौन सा नहीं। और ये जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं एक गेस है। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन था चालक होता है, तो देखिए इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। चालक मतलब क्या होता है, उसमें विद्युत आसानी से एकदम चला जाए उसमें बिना रोक ठोक के। तो देखिए लकड़ी है, तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग पैदा करेगा आपको कैसे जी, यहाँ तक कच्चा लकड़ी न सूखा लकड़ी दिया हुआ है, क्या करे, लकड़ी भी हो सकता है, प्लास्टिक आप लोग तो इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि कुर्सी में आप करंट देकर देखिएगा जाएगा करंट, नहीं जाएगा। कार्बन है तो कार्बन भी आपको कंफ्यूजिंग करेगा। कार्बन किसको कहते हैं, कपूर मान लीजिए, उदाहरण लीजिए, जिस चीज़ को जलाने के बाद आपका राख नहीं बचता है काला टाइप का, उसको उसमें कार्बन की मात्रा होता है, जल कार्बन है, ठीक है, तो उसमें करंट फॉलो हो सकता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में करंट फॉलो नहीं हो सकता है, ठीक है। प्लास्टिक में तो करंट फॉलो होगा नहीं, तो पहला नंबर तो ये तो गया। बच गया चांदी और लकड़ी, तो यहाँ पर दिया गया नहीं है कि यह सूखा लकड़ी है कच्चा, तो मान लीजिए इसमें भी करंट नहीं जाएगा, लकड़ी है, ठीक है, इसमें भी नहीं जाएगा। कार्बन भी नहीं होगा, चांदी होगा, चांदी में जो है सो करंट ज़्यादा फॉलो करता है। सबसे अच्छा विद्युत का चालक, तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाए, देखिए विद्युत का अच्छा चालक या सबसे विद्युत का अच्छा चालक कौन है, तो चांदी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है
शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड क्या बना होता है? ऋण मतलब होता है नेगेटिव। तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, जिसको Zn कहते हैं, तांबा का Cu होता है, जस्ता का Zn होता है, और कार्बन का C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है किस चीज का? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, शुष्क सेल में तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि Zn होगा, जस्ता। और किसी लोहा पर जो है सो लेपन यानी कि पेंट किया जाता है तो जस्ता का ही, और उसको क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72 जूल। एक जूल का मान कितना होता है? एक जूल का मान कितना होता है? 0.2 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, या 4.18 कैलोरी, या सी में है 0.42 कैलोरी, या ऑप्शन डी में है 2.4 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 72 का? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। 4.18 कैलोरी जो है एक जूल का मान होता है। तो न्यूमेरिक भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है 73 निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप मतलब पेड़ पौधा, जिसको इंग्लिश में प्लांट कहते हैं। तो इनमें से कौन जो है पेड़ पौधा का हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हम बता देते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है सो मानव यानी कि महिला में पाया जाता है। यह दूध का स्राव करने में सहायता करता है। तो ये तो डी तो होगा नहीं, तो बच जाता है 3 ऑप्शन। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एथिलीन। अब एथिलीन का काम क्या होता है? तो एथिलीन गैस जो है सो पेड़ में पाया जाता है, जिसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। यानी कि पेड़ में यानी कि कृत्रिम रूप से यह, और जब हम कच्चा फल पकाने के लिए जो बाहर से कार्बन लाते हैं वो एसिटिलीन होता है, उसका नाम क्या होता है? एसिटिलीन। और यह पेड़ पौधा में जो फल पकाने वाला गैस होता है क्या होता है? एथिलीन गैस होता है, जो पादप हार्मोन यानी कि पादप मतलब होता है प्लांट यानी कि पेड़ पौधा में पाया जाता है। नेक्स्ट है फूलों में नर जनन अंग। नर मतलब क्या होता है? आप लोग बताइए, नर और मादा किसको कहते हैं? नर मतलब क्या होता है, मादा मतलब क्या होता है? नर मतलब होता है मेल, और मेल किसको कहते हैं? पुरुष को। क्या कहते हैं? पुरुष को। और मेल मतलब होता है मादा, मौ से मादा और मौ से सॉरी, मौ से मादा और मौ से महिला। महिला। तो फूल में नर अंग, प्रजनन अंग कौन सा है? प्रजनन यानी कि जो जनन करने में सहायता करता हो। तो पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र या वर्तिका, कौन सा भाग है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पुंकेसर किसको बोलते हैं? देखो, मान लीजिए यह फूल है, यहाँ पर 2-3 को जो आप डंठल देखते होंगे, तो फूल में नर जननांग, यही जो होता है उसका नर जननांग होता है। ठीक है, इसमें जो पाउडर होता है, पाउडर टाइप का होता है, पीला टाइप का, अधिकतर फूलों में पीला टाइप का ही पाउडर होता है, इसी को बोलते हैं, यही होता है इसका स्पर्म। ठीक है, इसी से निषेचन होता है हवा द्वारा, कीट द्वारा। मान कर चलिए यहाँ पर कोई कीट आया रस चूसने के लिए, उसके पैर में चुभ गया यानी कि सट गया, फिर वो दूसरा फूल पर मान के चलिए मादा फूल पर गया और वहाँ बैठेगा, तो कीटों द्वारा उसमें निषेचन हो गया। मान कर चलिए हवा आया, हवा के द्वारा ये उड़ कर दूसरे के फूल पर बैठ गया, तो उसको वायु द्वारा निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो नर भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर होता है। नर जिसको इंग्लिश में मेल कहते हैं, मेल मतलब पुरुष होता है, और हिंदी में बोले तो पुरुष कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन मतलब क्या होता है? बढ़ता नहीं है। अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशिया में, यूग्लिना में। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट है, ईस्ट में। क्या है? ईस्ट में नहीं होता है। अमीबा मान कर चलिए ये अमीबा है, अमीबा है, ये अमीबा। तो अमीबा में द्विखंडन हो जाता है। द्विखंडन मतलब 2 भागों में बढ़ जाता है। देखिए ये अमीबा है, धीरे धीरे यह पतला हो जाता है और अंतिम में यह भाग इधर कट जाता है और यह भाग इधर कट जाता है और ये दोनों भागों में बढ़ जाता है। तो जिससे जो बनता है, मान कर चलिए ये पहले था बड़ा और ये पतला के ये टूट गया, तो इसको कहते हैं मदर सेल कहते हैं, इसको कहते हैं डॉटर सेल। तो मदर मतलब माँ होता है, डॉटर मतलब बेटी होता है। तो इससे जो बना ये टूट कर इसको कहते हैं डॉटर यानी कि बेटी सेल, इसको कहते हैं माँ सेल यानी कि मदर सेल। चलिए नेक्स्ट है
परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या स्रोत है? वायु स्रोत है, या सूर्य प्रकाश है, या वर्षा जल है, या मिट्टी है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सूर्य के प्रकाश द्वारा जो है सो परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा यानी कि एनर्जी का स्रोत का काम करता है सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसी आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो आप लोग को तो ये जुबानी पर रटा हुआ क्वेश्चन होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अब 77 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में किस चीज़ के पौधे का लिया था? तो मटर के पौधे का। और यह कौन सा मटर का पौधा था? तो गार्डन मटर का पौधा था, यानी कि गार्डन पी का प्लांट था। चले नेक्स्ट, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है सो प्लेलिस्ट बना हुआ है, बुक से हम जो ऑब्जेक्टिव किए हैं उसमें अच्छी तरह से समझाए हैं। उत्पादक कौन होगा, उपभोक्ता कौन होगा, अपघटक कौन होगा। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करके आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा 78 का ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। उत्पादक, आप उत्पादक किसे कहते हैं ऐसे समझिए। हरे पेड़ पौधा क्या होता है? स्वपोषी होते हैं, वो खुद का अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल से मिट्टी से जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, और वायु से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो होता है अपना भोजन इस गैस के माध्यम से और सनलाइट के माध्यम से और जल से भोजन बना लेता है। तो वो उत्पादन करता है क्या? तो हम लोग के लिए क्या उत्पादन करता है? ऑक्सीजन और छां, बहुत सारा हम लोग के लिए आवश्यकता अनुसार पूर्ति करता है। हमारा छां, मरने उड़ने से लेकर जीवन तक जो है सो पूरा गाना सुने होंगे आप, जो जीवन भर जो है सो लकड़ी साथ देता है। बड़ा होता है तो हमारे खाने के लिए फल देता है, लकड़ी देता है जो पलंग उलंग बनाने में काम आता है, खिड़की बनाने में काम आता है, और से जब तक जीवित रहता है तब तक फल देता है, ऑक्सीजन देता है। तो क्या उत्पादन करता है? हमारे जीवन के लिए अच्छा ही उत्पादन करता है। तो जो अच्छा प्रोडक्शन करता है उसको उत्पादक कहते हैं, और जो खाने पीने का काम खा के पचा उचा के काम करता है उसे अपघटक करते हैं। जो उसको बैक्टीरिया वायरस हो जाएगा, मान के कोई भी चीज़ सड़ उड़ गया तो उसको खा के खत्म कर देता है, उसको अपघटक यानी कि पाचन करने का काम करता है, नष्ट करने का। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो देखिए, नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, दोनों में जो होगा 23 होगा। अगर 23 में से किसी में एक कम गया तो वही होता है, वो सामान्य आदमी मनुष्य नहीं होगा, वो कभी किन्नर बन जाएगा, तो कभी कुछ कभी बांझपन, तो कभी कुछ डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब लक्षण दिखने लगता है। तो दोनों में जो है सो 23 क्रोमोसोम महिला में से और 23 क्रोमोसोम जो है सो पुरुष में से आना चाहिए। अब डिपेंड करता है, पिता का तो दोनों XY होता है और माता का जो होता है XX होता है। तो लड़की होगा या लड़का, लिंग का निर्धारण पिता से होता है, क्योंकि अगर पिता का X आता है और माँ का तरफ से तो X ही आएगा, तो ये दोनों X बनेगा, तो ये लड़की है। और पिता का Y आता है, माता का X आता है, क्योंकि माता के पास तो दोनों X है। तो पिता का अगर Y आता है, माता का X आता है, तो ये XY, तो ये बेटा लड़का होता है। तो दोनों में नर युग्मक की गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो 23 होता है, और जोड़ा होता है, और संख्या पूछा जाए तो ये। लेकिन यहाँ पर देखिए, नर युग्मक की गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो संख्या पूछ रहा है तो इसको यहाँ पर 46 देना चाहिए, क्योंकि संख्या पूछ रहा है, जोड़ा नहीं। यहीं पर स्टूडेंट को गड़बड़ी हो जाता है। कोई बात नहीं, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आप लोग का डाउट जो है हम क्लियर कर देंगे। क्योंकि यहाँ संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर इसको संख्या 46 देना चाहिए, ठीक है। और जोड़ा पूछेगा तब 23 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को, डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी है इस वीडियो का। ओजोन परत पाई जाती कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, या आयनोस्फीयर में, या ट्रोपोस्फीयर में। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? कौन से परत पर, लेयर पर पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन परत से हमको कौन सी गैस रक्षा करता है? तो CFC, इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा पता चला है कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस पर आदमी निवास नहीं करता है, सिर्फ वैज्ञानिक खोज के लिए जाते हैं। तो वहाँ जो है सो
ओजोन लेयर को जो देखा गया वहाँ पर कुछ जो है सो छेद हो गया है। तो पराबैंगनी किरण जो सूर्य से निकलता है वो अंटार्कटिका में आने वाला गिरने वाला है। तो ये जो है सो पराबैंगनी किरण त्वचा कैंसर का रूप ले लेता है, यानी कि त्वचा कैंसर हो जाता है पराबैंगनी किरण से। तो टेंशन की बात नहीं है, हमारे इंडिया के ऊपर छेद नहीं हुआ है, वो अंटार्कटिका में हुआ है जहाँ पर कोई आदमी निवास नहीं करता, सिर्फ वहाँ वैज्ञानिक लोग रिसर्च के लिए यानी खोज के लिए जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग का वीडियो ये आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करने नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि दूसरों को भला तो खुद भला। देखिए मानते हैं कि जो कुछ देर के लिए किसी को भलाई नहीं धरता, लेकिन ऐसा नहीं, आप भविष्य के लिए भलाई करते हैं तो देखिए सभी बढ़े, विकास तभी होगा इंडिया का, चाहे किसी गांव का, चाहे कहीं भी विकास तभी होगा सभी के पास आवश्यकता अनुसार पूर्ति होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि दूसरों का भला होगा तो खुद अपने आप जो है सो भला, कभी बोलते हैं ना मेरा नसीब काम नहीं करता, तो वहाँ आपका ये जो है सो भलाई काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।